कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश किया है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीजीआई, एआई जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग किया है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे। Assalamu alaikum beautiful viewers, I hope you all are doing well and great. Welcome back to my YouTube channel अनीका नज़ीर। आज के वीडियो पॉडकास्ट में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आप इनको जानते होंगे, देविक कुमार जी। एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं कुछ अहम मुद्दों पर बात करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग देविक जी। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके मुल्क को भी और आपको भी, कि आप लोगों ने बिल्कुल पूरे ओपन तरीके से चंद्रयान मिशन 3 को इतने अच्छे से एक्सपोज किया है, वो भी नेशनल मीडिया पे आके। और आपके मुल्क में से जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है बड़े बयानात उन्होंने दिए हैं, तो सक्सेसफुली आपने एक्सपोज कर दिया। इंडिया ने तो मतलब पूरी कोशिश की थी कि वो वीडियो क्लिप्स दिखाएं लोगों को कि वो चंद्रयान 3 पर पहुंचे हैं। लेकिन आपके जो कंट्री के डिफेंस एक्सपर्ट्स है या बाकी एक्सपर्ट्स है, उन्होंने इसको पूरे तरीके से फुल फ्लेजेड तरीके से जो है एक्सपोज कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि वो सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, तो डिफेंस के भी एक्सपर्ट नहीं है मेरे नजर में। बट ये है कि ये वही बात है ना, प्रोपेगेंडा जो होता है हमारे मुल्क में होता है। ठीक है, एक दिन आपकी अच्छी खबर चलती है और कॉन्ग्रेचुलेट भी किया जाता है सारे न्यूज चैनल, नेक्स्ट डे उन्हीं सेम न्यूज चैनल्स पे ये फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है बिल्कुल विद इन 24 आवर्स। तो इसी को तो वो प्रोपेगेंडा कहते हैं, जो ब्रेन वॉश को करना चाहते हैं। अब बात रही कि देखें, पाकिस्तान के मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है जब दुनिया मान गई। और दुनिया अंधी तो है नहीं, दुनिया में और भी स्पेस एजेंसीज हैं, उनके पास और भी मीन्स है कंफर्म करने के लिए। विदाउट कंफर्मेशन तो देखें कोई भी मुल्क नहीं करेगा ना कॉन्ग्रेचुलेट। तो दुनिया में हर, जब चाइना ने कॉन्ग्रेचुलेट किया तो आप इससे अंदाजा लगा लें, जो दुश्मन मुल्क है उसने तक भी कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया। नहीं तो जिसको सबसे ज्यादा इंडिया की सक्सेस से जलन है वो चाइना है, पर उसने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया। तो इट डजेंट मैटर। अच्छा, वो एक ही सांस में दो बातें कर जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये वीएफएक्स है, ग्राफिक है, फलना है, ढमका है, और उसके बाद फिर बोलते हैं नहीं इंडिया हमसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। तो मतलब वो एक ही सांस में दो बातें कर गए हैं उस इंटरव्यू में, सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट। तो उसके बारे में आप क्या बात करें। तो मैंने उसका वैसे वैसे लॉजिक, कौन सी वैसे कौन सी वीडियो गेम थी जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि उससे वीडियो क्लिप्स ली गई है? देखिए वीडियो गेम का नाम तो नहीं लिया, बट आई नो कि इंडिया में वीडियो गेम्स बनती हैं, और इंटरनेशनल जो वीडियो गेम्स हैं बड़ी बड़ी जिनके नाम मशहूर हैं, उनका कहीं ना कहीं बैक एंड काम और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम इंडिया में ही होता है। तो उन्होंने वो इल्जाम इंडिया पे लगाते कि इंडियंस आर वेरी एक्सपर्ट एंड दे आर वेरी अहेड इन टेक्नोलॉजी, सो दे कैन क्रिएट आर्टिफिशियल एंड फेक इमेजेस ऑफ चंद्रयान लैंडिंग ऑन मून। अब उनको प्रूफ चाहिए। प्रूफ आप कैसे देते हैं? साइंटिफिक डेटा हो गया, देखिए जिसको प्रूफ चाहिए होता है वो ढूंढ लेता है। साइंटिफिक प्रूफ की बात कर रहा हूँ, वो भी ऑनलाइन पब्लिश किया, इसरो ने किया, नासा ने भी किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है, एक दूसरी एजेंसी रशियन एजेंसी ने भी किया है, इसराइल की एजेंसी ने भी अपलोड किया साइंटिफिक डेटा जिसे कहते हैं, तस्वीरें नहीं। और बात रही तस्वीरों की, तो मैंने मुझसे भी पूछा गया था दूसरे जगहों पे इंटरव्यूज पे, तो मैंने एक ही चीज बोली, मैंने बोला लाहौर और कराची में फॉरेंसिक लैब है, आप उन तस्वीरों को डिजिटल फॉरेंसिक्स में भेज दें, पता चल जाएगा कि कंप्यूटर की बनी हुई है कि कैमरा की खींची हुई है। आजकल तो फॉरेंसिक से हर चीज पता चल जाती है। तो ही डजंट मीन व्हाट ही सेड। द ओनली agenda he had was to create propaganda and to cater that more than 50% population of Pakistan who believe in such things. अच्छा दिव्य जी, जो सवाल मैं अब आपसे पूछने जा रही हूँ उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इंजीनियरिंग एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान में किस तरीके से अवेयरनेस है या किस मेयार का है वो, किस तरीके का है वो? नहीं, स्पेस एजुकेशन तो इधर बिल्कुल ना के बराबर ही आप समझ लें, एक इंस्टीट्यूट है, वो भी जैसा तैसा ही है। लेकिन इंजीनियरिंग की तो इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं, उसकी इंपॉर्टेंस भी, और जिस तरह वो होता है ना कि माइंडसेट पुराना वाला, बनना है तो डॉक्टर इंजीनियर, और निकम्मा इंसान बिजनेस और उसमें चला जाएगा। एंड आर्ट्स इज नॉट एन ऑप्शन। पाकिस्तान में ये हिसाब किताब अभी भी चल रहा है जो इंडिया में आज से 50 साल पहले चलता था। बट ये है कि आप देखें पाकिस्तान के इंजीनियर्स का मसला पता है क्या है, यहाँ पर हमारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में
कोई काम हो, या फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की कोडिंग होती है, या जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई वर्कशॉप पे काम होते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे सिखाया जाता है। हमारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वर्कशॉप्स ही नहीं है। तो ये दुनिया में कौन सा इंजीनियर है जो बगैर प्रैक्टिकल काम की अपनी डिग्री को वो पास कर रहा है? ठीक है, इंडिया में अगर मैं लूं, आपकी हर इंजीनियरिंग कॉलेज में आपकी वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है, और आपको कोई ना कोई फिजिकल काम करना है। आप रिटन पेपर से आप पास नहीं करते इंजीनियरिंग को, ठीक है। सिमिलरली आप डॉक्टर में भी चले जाएं तो वो भी इशू है। पाकिस्तान में बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, उनके साथ हॉस्पिटल तो अटैच है, पर वो बहुत कम है। 70% ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इन पाकिस्तान डोंट हैव देयर हॉस्पिटल्स। तो ये भी एक बड़ा क्राइटेरिया होता है, क्योंकि डॉक्टर प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, ऑब्जर्वेशन कहाँ पर करेंगे, इंटर्नशिप कहाँ पर करेंगे, जो एमबीबीएस के बाद होती है। तो पाकिस्तान एजुकेशन में एक तो इस वजह से भी लैग करता है, इंटरनेशनल क्राइटेरिया है जो स्टैंडर्ड्स हो गए। फिर एजुकेशन में तो आपको पता ही है, पहले तो एक साल हम वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। पहला सेमेस्टर हमारा यूनिवर्सिटी में, चाहे किसी भी फील्ड में आप करें, वही इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, यही मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसमें क्या बदल जाएगा, सेम उतने का उतना ही है लेकिन वो यूनिवर्सिटी में जानबूझ के घुसाया हुआ है। वो झूठ की जो दुकान है, जो चूरन बेचना है, तो उसको आप इतना फैलाते हैं ना कि बचपन से यूनिवर्सिटी तक न्यूज चैनल्स पे, घर वाले, अखबारें, हर जगह यही बात हो रही है। तभी तो यहाँ के लोग वो रिजिट हो गए। उनके हाथ में प्रूफ दे दें तब भी नहीं मानेंगे वो। रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है एजुकेशन सिस्टम में, और विद एवरी पासिंग ईयर कोई ना कोई रिफॉर्म तो आ ही जाता है एजुकेशन सिस्टम में, और आना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को उतना कॉम्पिटेंट बनाना है कि वो अपने दौर के हिसाब से चल सके। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि जो बहुत वायरल हुआ था, जैद हामिद का जो स्टेटमेंट था, उन्हीं की जानिब से ये स्टेटमेंट आया था कि तो वीडियो गेम से लिया था, ये तो बिल्कुल झूठ है। उनके प्रोफाइल जितना मैंने उनको पढ़ा, लिखा है उसमें कि ग्रेजुएट फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बताइए, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से है वो, और उनकी तरफ से ये बातें आ रही है, तो कहाँ से पढ़ा होगा उन्होंने, और किस तरीके से का माइंडसेट है इस उम्र में उनका, कि वो एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनाइजेशन को, जो पूरी दुनिया में इतनी मशहूर है, जिसने आज से पहले कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कितने सारे रॉकेट साइंस को अगर हम देखें, या स्पेस टेक्नोलॉजी को हम देखें, उसमें इतना एक्सप्लोर किया है। उनको बता रहे हैं कि इन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग की है, तब जाके इन्होंने लैंडिंग रोवर की दिखाई है, या लैंडर की दिखाई है। अच्छा, ये तो चंद्रयान मिशन 3 के ऊपर प्रोपेगेंडा उन्होंने किया, और जबकि पहले जो, जैसा आपने कहा कि पहले तो बधाइयां दी गई कि इंडिया चांद पर है, और हम लोग अभी जमीन पर भी इस तरीके से इन हालात में है कि हमारा जीना मुहाल है। अब आदित्य L1 जो है इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए से पहला ऐसा ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन होगा टू स्टडी सन। अब इस बारे में वो क्या बयाना देंगे कि सन के सामने उसे पढ़ा नहीं जा सकता। अच्छा, बच्चों को के बयानात भी सुने तो वो कहते थे कि चांद तो मेरे मौला ने बनाया, वहां जा नहीं सकते, ये हराम है। अच्छा, इसके बरक्स में एक और चीज कहूंगी कि कई साल पहले शायद आपने भी सुना होगा, आपने तो ज्यादा सुना होगा कि कहा जाता था कि तस्वीर खींचना और जो जिसकी खींची जाए, दोनों पर लानत है, बहुत हराम है। और आज सबसे ज्यादा इस टेक्नोलॉजी को जो है यही लोग यूज कर रहे हैं जो दीन का काम करते हैं। फिर ये अचानक से इसमें रिफॉर्म कैसे आया, ये हलाल से हराम कैसे हो गया, और ये अपने बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को इतना बैकवर्ड क्यों रखना चाहते हैं, जबकि वो बैकफायर इन्हीं पे करता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन बच्चों ने उसी मुल्क में रहना है, उन्हें तो इंडिया नहीं आना है हमारे यहाँ हमारे साथ कंपटीशन करने, हमें हमारे मुल्क में रहना। जी, मैं जी। पहले लाल टोपी से शुरुआत कर रहा हूँ। लाल टोपी को देखें, पाकिस्तान में अब कोई सीरियस नहीं लेता। 15 साल पहले इसको बहुत लोग सीरियसली लेते थे, और वो हर 2 महीने में आके कोई ना कोई ऐसी अजीबोगरीब बातें करके चला जाएगा। और आपने जहां तक एनईडी का कहा, एक टाइम था, जमाना था जब एनईडी वाज द नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। इवन फॉरेनर्स भी आके पढ़ते थे एनईडी में। बट बात वो ये ना, पाकिस्तान एक टाइम में अच्छा था, एक टाइम में ग्रो कर रहा था। वो एक टाइम जो है वो पता नहीं कितने डेकेड्स पहले है। ये उस चीज से, खुमार से बाहर नहीं आ रहे कि आज हम कहाँ हैं। वो आज में नहीं जीना चाह रहे, या वो फ्यूचर में जीते हैं या पास्ट में जीते हैं। पहला मसला ये चीज। दूसरी चीज देखें, चंद्रयान पे अगर मैं आऊं, पाकिस्तानियों ने भी कहा था क्या फायदा चंद्रयान पे जाके,
क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया। तो इसरो वालों ने उसका भी जवाब दे दिया। पाकिस्तानियों ने जिस दिन ये सवाल उठाया उसके अगले दिन इसरो ने डेटा पब्लिश कर दिया कि हमें एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, टाइटेनियम, हल मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, ऑक्सीजन मिल चुका है, हीलियम 3 ऑलरेडी उधर मौजूद है, एंड वी आर लुकिंग फॉर हाइड्रोजन नाउ। ठीक है, और इससे काफी सारी थ्योरीज भी क्लियर हो जाती है, तो उस साइंटिफिक चीज में मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं अगर आदित्य L1 की मैं बात करूं, आदित्य L1 से मैं पहले सूरज की बात, उस पर भी लोगों ने शुरू कर दिया है। सूरज, अच्छा इधर लोगों को पता है क्या लग रहा है कि वो सूरज के अंदर चला जाएगा सैटेलाइट, या सूरज के ऊपर लैंडिंग करेगा। ठीक है, तो वो तो इम्पॉसिबल है, इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, इतना तो करीब कोई भी नहीं जा सकता। तो वो माइंडसेट आप समझ रही हैं यहाँ पर प्रोपेगेंडा किस लेवल का होता है, कि सूरज के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, या लैंड करेगा। मतलब चंद्रयान पे लैंड किया तो सूरज पे भी लैंड करना चाहिए, तब हम उसको कामयाबी मानेंगे। उसको ऑर्बिट भी करेगा तो वो कामयाबी नहीं है पाकिस्तानियों के हिसाब से। एक टाइम था 1930s का टाइम था या 40s का टाइम था, जब ये मेरे ख्याल से कांग्रेस रूल आया था ना बीच में 2 साल के, 37 to 39। उस टाइम पे मौलाना मौदूदी ने लाउड स्पीकर्स पे फतवा लगा दिया था। आज अगर लाउड स्पीकर उतारने जाओ तो वो उस पे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ना ओपेक है, जो उनके एजेंडा को जो चीज सर्व करेगी ना, चाहे वो टेलीविजन हो, इमेज हो, वीडियो हो, लाउड स्पीकर हो, टेक्नोलॉजी हो, वो उसे यूज करेंगे। एनीथिंग विच इज यूजफुल टू देयर प्रोपागेंडा एंड एजेंडा। ठीक है, दे लिव इन अ ग्रे स्पेस एंड दे आर ओपेक। अब मैं आदित्य L1 पे आता हूँ। इसके फायदे, 3 फायदे जो मेरे को समझ में आता है। आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय, ठीक है, मेरे कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज वगैरह, मेरा बैकग्राउंड भी वैसा नहीं है, पर जो मुझे समझ में आता है, जितना मैंने पढ़ा और देखा है। पहली चीज तो क्लाइमेट चेंज में सूरज का डेटा स्टडी करके इंडिया कैन हेल्प द वर्ल्ड इन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पहली चीज, क्लाइमेट से ही एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट से ही आपकी जिंदगी है, क्लाइमेट से ही फूड है, क्लाइमेट से ही हर चीज है। नेशनल डिजास्टर्स भी क्लाइमेट में ही आ गए। सेकेंड थिंग इज के इंडिया ITER प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, जहां पर 5-6 मुल्क दुनिया के बड़े डेवलप कंट्रीज प्लस इंडिया, जो फ्रांस में बना रहा है, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट पावर प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड टिल नाउ, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। वो बेसिकली वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। सो बेसिकली वो सूरज की रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, वो सूरज का 0.1% धरती पे बनाना चाह रहे हैं। एंड इफ दैट प्रोजेक्ट गॉट सक्सेसफुल, तो आप ये समझे वो एक प्रोजेक्ट पूरे यूरोप को बिजली दे सकता है अकेला, एक प्लांट, क्योंकि वो सूरज का 0.1% है। तो आप सूरज का अगर रेप्लिकेट बना रहे हो तो उसके लिए आपके पास सूरज का एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए, तो वो उधर इस्तेमाल होगा, और वो क्लीन एनर्जी होगी बाय द वे। तो वो क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, ये पूरी चीज चल रही है, सस्टेनेबिलिटी वगैरह, क्योंकि आपको न्यूक्लियर फिजन के लिए हीलियम चाहिए, एंड इट कैन गो फॉर लाइक दैट प्लांट कैन वर्क फॉर मोर देन 100 ईयर्स। तो इतने टाइम तक वो प्लांट्स काम कर सकते हैं। तीसरी चीज, सूरज का डेटा आप वेपन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, सूरज पे जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, सोलर फ्लेयर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी मैग्नेटिक। तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सर्किट बोर्ड जला देती हैं। तो बेसिकली हम लोग आज मॉडर्न वर्ल्ड में जिसे कहते हैं EMP, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स जो होते हैं, जो डेवलप कंट्रीज के पास ऑलरेडी हैं, इंडिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। आई एम नॉट श्योर अबाउट रशिया एंड चाइना, पर इंडिया एंड अमेरिका के पास हैं ऑलरेडी। आप उनको फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर मिसाइल आती है इंडिया के ऊपर, चाइना न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर अटैक कर देता है इंडिया के ऊपर। तो आप न्यूक्लियर मिसाइल को अगर आसमान में भी फोड़ दोगे तो आसमान तो आपका पॉल्यूटेड हो गया ना, रेडियो एक्टिव हो गया ना। तो आप भले जमीन पे वो लोग बीमारी से मर जाएंगे, डायरेक्ट नहीं मरेंगे, लेकिन क्या होगा, EMP से आप अगर उस मिसाइल को शूट करते हैं तो उस मिसाइल के लिए सर्किट ही खराब हो जाएंगे। तो बेसिकली वो मिसाइल आके जमीन पे सिर्फ आके मलबा हो जाएगा, वो फटेगा नहीं। तो इट इज अ सेफ ऑप्शन एंड सेफ चॉइस फॉर डिटरेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर अटैक। तो ये चीज जो मेरे को, इससे मजीद भी चीजें होंगी जो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं टेक्निकल तो हूं नहीं। तो ये चीजें मुझे जो समझ में आती हैं। जो आपने कहा बिल्कुल एक सेफ एनवायरनमेंट के लिए, और ये एक वास्ट स्टडी है जिसको बहुत साल भी लग सकते हैं, और सस्टेनेबिलिटी की जो बात आपने किया उसके लिए भी है। अच्छा, आपने क्लाइमेट चेंज की बात की। रिसेंटली जो इंडिया में Y20 समिट भी हुई, उसमें भी प्राइम जो ऑब्जेक्टिव था क्लाइमेट चेंज पर ही बात करना। जो भी यूथ डेलीगेट्स डिफरेंट कंट्रीज से आए थे, वो यही इश्यूज लेकर आए थे, वो यही एजेंडा लेकर आए थे कि क्लाइमेट चेंज को हम कैसे रोक सकते हैं, या इस पर हम काम कैसे कर सकते हैं, या
अलग अलग जगहों पे जहाँ ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज देखा गया है, वहां उससे सीख के हम लोग अपने एरियाज में या अपने कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज को कैसे उसमें बैलेंस कर सकते हैं, या क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे हम लोगों को भी बचा सके और अपने, जैसे आपने कहा कि एग्रीकल्चर क्लाइमेट पे डिपेंड है, बाकी चीजें क्लाइमेट पे डिपेंड है, तो उन सब चीजों से हम टैकल कैसे कर सके। सो ये उसी चीज के लिए है, या उसी उन्हीं सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के लिए है जो हमारी लिविंग के लिए जरूरी है। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हुई थी पाकिस्तान से कि जब चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च हुआ, तो उसके बाद वहाँ के कुछ यूट्यूबर्स ने जब लोगों से उनकी अवेयरनेस और इंटरेक्शन उनसे किया और कहा कि इंडिया अब चांद पर है, तो आपका क्या कहना है? उनका जवाब ये था कि हम तो पहले से चांद पर रह गए हैं, वहां बिजली नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वहां अंधेरा है, यहाँ भी अंधेरा है। तो ये जो अवेयरनेस है लोगों के बीच में कि उनके हुक्मरान उनके साथ क्या कर रहे हैं, एक तो वो, या दूसरी तरफ से ये कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इंडिया जो है वो सचमुच में चांद पे पहुंच जाए है। तो ये टू टाइप्स ऑफ पीपल जो है उस कंट्री में रह रहे हैं, ये कितना उनको हेल्प करता है लिविंग में? अगर एक इंसान है, उसको ये कब तक उसको रियलाइजेशन होगा कि उनके हुक्मरान क्या कर रहे हैं उनके साथ? मतलब एक देखिए बेसिक जरूरियात जो है, लाइट है, पानी है, बिजली है, ये सब आज बेसिक जरूरियात है, इनके बगैर आपकी जिंदगी बिल्कुल देखिए नहीं चलेगी। तो क्या अनिका जी, अवेयरनेस क्या है लोगों की वहां पे? अनिका जी, आपने दुखती रख मेरी भी छेड़ दी है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास बिजली का यूनिट 55 रुपए है इस महीने, और आने वाले महीने में 95 पे जाएगा। पेट्रोल अभी पहली को कल के दिन 22 रुपए महंगा कर दिया, तो आर पेट्रोल एंड डॉलर हैव क्रॉस्ड 300 रुपीज। गैस की भी लोड शेडिंग है, लाइट की भी लोड शेडिंग है, और कुछ एरियाज में तो पानी तक की भी लोड शेडिंग है। तो लोड शेडिंग हर यूटिलिटी की है, जो भी एक इंसान को घर में चाहिए होती है। मेरी हमेशा से ये कंप्लेन रही कि अवाम कब जागेगी अपने हकूक के लिए। अवाम निकलती तो है, लेकिन वो लीडर्स के पीछे और इन्हीं करप्ट पॉलिटिशियंस के पीछे निकलती है, लेकिन अपने लिए कब जागेगी? तो आई एम सीइंग दैट चेंज, इट इज अ वेरी स्लाइट चेंज, बट आई एम सीइंग दैट चेंज कि चलो बिजली के बिलों पे निकली तो सही अवाम, ठीक है। और बहुत मुश्किल है, देखें आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझें। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ब्रेन वॉश या रिजिट करने से पहले हमारे कॉमन सेंस, क्रिटिकल थिंकिंग और हमारा क्वेश्चनिंग करने की जो आदत है, क्यूरियोसिटी जो होती है, पहले हमारा वो खत्म किया जाता है। उसके बाद जाके हमारा फिर ये जो हिस्ट्री खराब पढ़ाई जाती है और ये जो खत्म किया जाता है, ठीक है, दिमाग खराब किया जाता है, वो बाद की बातें हैं। वो आपका 8 9 10 बचपन से जो लेके 8 तक जो होता है ना, वो हमारा पहले ये बेसिक चीज ही खत्म कर दी। आपने क्यूरियोसिटी खत्म कर दी, सवाल पूछने की आदत खत्म कर दी, रैशनैलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म कर दी, कॉमन सेंस खत्म कर दी, तो आप कैसे सवाल करेंगे? उनको खुद को ही नहीं, काफी लोगों को मैं बता रहा हूँ, मेजोरिटी लोगों को तो यही नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है और कौन कर रहा है। उनको यही नहीं पता, क्योंकि उनकी सोच खत्म हो चुकी है। तो वी आर अ डिफंक्ट सोसाइटी विद डिफंक्ट ब्रेन्स एंड जीरो मोरालिटी लेफ्ट, जीरो मोरालिटी। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो क्रिटिसाइज करने का जो पैटर्न रहा है उस मुल्क में जो खुद को एक्सपोर्ट्स वगैरह बताते हैं, उनका ये कहना कि इंडिया ने इतने सारे पैसे जो है इस मिशन पे इन्वेस्ट किए, जबकि उनको और बाकी चीजों पे करने चाहिए थे। वहीं अगर हम उसी मुल्क में देखें, जिस वक्त चंद्रयान 3 लैंड कर रहा था मून पे, उस वक्त 600 फीट के चेयर लिफ्ट पे लोगों को उतारने में, जो फंसे हुए थे चेयर लिफ्ट पे, उतारने में इतनी मुश्किल हो रही थी। और जो पैसे इन्वेस्ट करने की बात करें, उन्होंने कई सारे करोड़ 80 फीट फ्लैग में इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन लोगों की बका के लिए नहीं सोचा। वही उस 80 फीट के फ्लैग के बरक्स अगर वो पैसे वो कहीं और इन्वेस्ट करते, तो शायद लोगों का भला हो सकता था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये हादसे तो पूरी दुनिया में होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, वियना में होते हैं, स्विट्जरलैंड में होते हैं। हमारे पास इसका हल क्या निकाला गया? पहली बात तो प्लान बी नहीं था, रेस्क्यू प्लान ही नहीं था, कभी बनाया ही नहीं गया, ठीक है, पहली चीज तो। लेकिन इसका अब इन्होंने हल क्या निकाला है? बच्चे रेस्क्यू करने के 24 घंटे बाद बोला पाकिस्तान की सारी चेयर लिफ्टें आज से बंद। ये हमारा हल। बेसिकली हमारे मुल्क का कोई आगे है ना, कोई दारो मदार, कोई उम्मीद, कोई किरण, कुछ नजर नहीं आता। ये अब आपका प्लान है कि आपने सारी ही बंद कर दी। और बाय द वे देखें,
आप जो जिस पे बच्चे फंसे थे वो टूरिस्ट चेयर लिफ्ट थी, ठीक है, वो टूरिज्म के लिए यूज होती थी। पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर लोग चेयर लिफ्ट को एज अ ट्रेवलिंग एज अ कम्यूट यूज करते हैं, गांवों से दूसरे गांव जाना या शहर की तरफ जाना हाईवे पे चढ़ने के लिए। उन्होंने वो भी बंद कर दी। अब वो गांव वाले गांव में फंसे हुए, शहर वाले शहर में फंसे हुए। तो ये है हमारे मुल्क के मतलब दिमाग या अकल, क्या हम इसको बोलें, कि कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एंड आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड फ्रॉम पाकिस्तान फॉर पीपल। इलीट है तो वो इलीट भी अपने लिए है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि महंगाई कहाँ है, ये मीडिया में ऐसे हवा बनाया हुआ है, महंगाई नहीं है, इतनी कोई परेशानियां नहीं है। तो अब जहां पर ऐसे हुक्मरान हो, इफ अगर आपको एक्नॉलेज नहीं करना तो आप मत करें, पर आप ऐसी स्टेटमेंट्स तो ना दें जिसको सुन के पब्लिक को और मजीद तकलीफ हो। ये ऐसी स्टेटमेंट्स आके दे जाते हैं जिसका बंदा करे तो करे क्या। जैसा कि आपने कहा कि हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां पे ये निकाला गया है कि सारी चेयर लिफ्ट जो है वो बंद की जाए। दैट मीन्स प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर नहीं है वहां पे। बिल्कुल। वहां की गवर्नमेंट हो या इंस्टीट्यूशन हो, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर नहीं है उनका। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैद हामिद, जिसको जो लाल टोपी के नाम से बहुत मशहूर है, जो कि आपने भी कहा, उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में पाकिस्तान जो है वो चांद पर होगा। आपका क्या कहना है, अगले 5 साल में आपका मुल्क पाकिस्तान कहाँ होगा? देखिए, मुल्क के तो हालात कहीं पे भी नजर नहीं आते, या इधर ही होगा जहां पर है, या इससे भी मजीद नीचे जा सकता है। क्योंकि आप कुछ काम करते हो ना, मुल्क का क्या होता है ना, मुल्क ऐसा इतनी बड़ी एंटिटी है करोड़ों लोगों की, इसमें आप कोई ढंग के काम, अगर 100 ढंग के काम भी करोगे ना, उनका रिजल्ट आपको 4-5 साल बाद ही नजर आएगा, इमीडिएटली तो नजर आता भी नहीं है। तो आपने काम शुरू भी नहीं किया, आपने कोई ढंग का काम शुरू नहीं किया। पाकिस्तानियों की एक आदत है ना क्लेम करना सक्सेस, वो क्लेम कर सकते हैं। वो अब मैं आपको बताऊं, हमारी जितनी सैटेलाइट्स हैं पाकिस्तान की, करंटली मेरे ख्याल से 5 या 6 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, वो साउथ अफ्रीका ने बनाई है, उनको लॉन्च चाइना ने किया है, ठीक है, ओनरशिप सोपार्को की है। तो बेसिकली इट इज आर सक्सेस कि हमने वो सैटेलाइट लॉन्च किया, वो हमारा काम है। तो इसी तरह होगा कि वो चंद्रयान किसी और से बनवा लेंगे, लॉन्च किसी और से करवा लेंगे, बोलेंगे सोपार्को ने किया। कराची में सोपार्को का वो हेडक्वार्टर है, जहां पर मैं कराची में होता हूँ। पूरा रोड का नाम सोपार्को है, उस पर एक खंडर जैसी बिल्डिंग है जो सोपार्को की हेड ऑफिस है। कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां जो सप्लायर्स है वो नहीं होती, आपके रिसर्च R&D के लिए बजट्स नहीं होते। ये सारा इकोसिस्टम है, ये सारा होने के बाद उसके बाद इसरो आता है। इसरो इज द लास्ट वन। इसरो जो रॉकेट बनाएगा उसको प्राइवेट कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां सप्लाई करती हैं। इसरो में काम करने वाले उन्हीं इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आते हैं। इसरो अपनी भी R&D करता है, पर दूसरे इंस्टीट्यूशन की R&D को भी वो इनकॉर्पोरेट करता है। तो पहले तो इकोसिस्टम भी नहीं हुए हैं पाकिस्तान में, तो सुपार को कहां से चल जानी, कौन सा चांद पे पहुंच जाना है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी। जो अवेयरनेस कुछ कुछ लोगों में पाकिस्तान में अब हो रही है, जैसे किसी ने कहा कि जो इसरो है, अगर वो इन सब मिशंस पे काम करते हैं, उनके चीफ जो है वो उसी बैकग्राउंड से है। लेकिन अगर पाकिस्तान मुल्क के बारे में हम देखें, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का हेड जो है या चीफ जो है, कोई भी आर्मी जनरल आके किसी भी इंस्टीट्यूशन का हेड बन जाता है। ये कैसा पैटर्न है इंस्टीट्यूशंस का कि कोई किसी उस बैकग्राउंड से बिलोंग ही नहीं करता और उसे उसका चीफ बनाया जाता है, तो उस इंस्टीट्यूशन में बेहतरी कैसे होगी? इसलिए तो पाकिस्तान को हाइब्रिड मुल्क कहा जाता है। हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम है ना। तो अब ये एक ऐसी चीज है जिसपे हम ना सवाल उठा सकते हैं, ना जवाब दे सकते हैं, ना हम अपना कंसर्न शो कर सकते हैं। only we can do is कि we can look at all the तमाशा and enjoy if somebody can। और बात रही अवेयरनेस की, देखें एक क्वालिटी कंटेंट, whether it is some quality entertainment content or it is quality intellectual content, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बट इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, ठीक है, इंडिया का यूट्यूब पे जितना कंटेंट है, नॉट ओनली बाय इंडियंस, इवन बाय फॉरेनर्स, ठीक है, फॉरेनर्स भी इंडियन कंटेंट बहुत बनाते हैं हर किस्म का। पाकिस्तानी मजबूर हो जाते हैं, उनके फोन पे कहीं ना कहीं इंडिया का कंटेंट आ जाता है, कहीं ना कहीं इंडिया की वीडियो आ जाएगी। नहीं तो आपका क्या होता है, यूट्यूब पे एल्गोरिथम होता है,
आप जो देखते हो यूट्यूब आपको वही दिखाता है। लेकिन अब वो चेंज हो गया क्योंकि पूरी दुनिया इंडियन कंटेंट पे काम कर रही है, चाहे इंटेलेक्चुअल कंटेंट हो, एंटरटेनमेंट का कंटेंट हो, ऑटोमोबाइल का कंटेंट हो, चाहे आपका कॉमेडी का कंटेंट हो, चाहे आपकी मूवीज हो, घूम फिर के कहीं ना कहीं वो एक इंडिया उनके मोबाइल पे आ जाता है, जिस वजह से दे गेट अवेयरनेस अबाउट के इंडिया क्या है, कहाँ पहुंच गया है, क्या उसकी आज वर्ल्ड स्टैंडिंग है, पोजीशन है, पॉलिटिकली, जियो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली। ठीक है, तो वो चीजें आजकल कहीं ना कहीं नजर आ जाती हैं, तो वो इट इज अ गुड चेंज। बट प्रॉब्लम इज के उस चेंज के बावजूद भी लोग कुछ कर नहीं सकते। जो ये बातें समझ जाते हैं ना, वो यहाँ मुल्क से छोड़ के भाग जाते हैं, और वो जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जितने भी हम जो इस मुल्क के खिलाफ बोलते हैं या इसकी इस ब्रुटैलिटी के खिलाफ बोलते हैं, वो सारे मोस्टली पाकिस्तान से बाहर ही रहते हैं। और उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि आप कभी वापस क्यों नहीं गए जब आपने इतनी अवेयरनेस हासिल की, सो दैट आप अपने लोगों के लिए काम करें, तो उनका जवाब यही होता है कि वहां काम करना इज यूजलेस। वहाँ आप क्या काम करेंगे और किनके लिए काम करेंगे, और आपको काम करने दिया जाएगा या नहीं, वो भी उन्हें उस चीज की यकीन दहानी नहीं है। खैर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके देविक जी। हमेशा एक एनलाइटेंड डिस्कशन होता है आपके साथ जब भी बात होती है, एक अवेयरनेस आप हमारे साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आगे भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, थैंक थैंक यू, थैंक यू अनिकेत।